हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th बायो का नया चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है रिप्रोड्यूस। प्रोड्यूस का री यानी कि दोबारा से किसी चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और द प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है और रिप्रोडक्शन की नीड क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन के मीनिंग की बात करें तो हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड, यानी कि यंग वंस मतलब कि छोटे बच्चों की प्रोडक्शन होना ऑफ देयर ऑन काइंड। ऑन काइंड का मतलब क्या है, चाहे वो ह्यूमन के बच्चे हैं, चाहे वो मंकी के हैं, चाहे हम वेजिटेबल्स की भी बात कर रहे हैं, चाहे हम छोटे से छोटे एनिमल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स तक, प्लस इसके अंदर प्लांट्स वगैरह भी आते हैं। यानी कि जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, छोटी चीज प्रोड्यूस हो रही है, कैसी होगी, ऑफ देयर ऑन काइंड, खुद की तरह ही होगी वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मंकी के बच्चे आगे कैट हो रही है, नहीं ना, मंकी के बच्चे मंकी ही होंगे। राइट, इस तरीके से। मीन्स टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। मीन्स टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, हेरिडिटरी का हिंदी में मतलब होता है विरासत में मिलनी कोई चीज। ठीक है, तो विरासत में क्या मिल सकते हैं, पेरेंट से हमें फीचर्स मिल सकते हैं विरासत पे, बॉडी डिजाइन मिल सकते हैं। ठीक है, हमारे उनके जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो मिल सकता है, हेयर टेक्सचर मिल सकता है, स्किन टेक्सचर मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हमें विरासत में मिलती हैं हमारे पेरेंट से टू द ऑफस्प्रिंग्स। मैं इस चैप्टर में बहुत बार वर्ड यूज करूंगी ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बच्चे, यंग वंस बोल दो या ऑफस्प्रिंग्स बोल दो। ठीक है, तो बच्चों में अपने पेरेंट्स की जो चीज़ें विरासत में मिलती हैं उन्हें हम बोलते हैं मीन्स टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। विरासत में यानी कि यहाँ पे मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फिजिकल बात कर रही हूँ। ठीक है, फीचर्स मैच होना और बॉडी डिजाइन्स मैच होना, वो सब चीज़ें। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। नीड क्या है इसकी। पहली, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर मान लीजिए इतनी सारी स्पीशीज होती हैं, तो अगर ह्यूमन ही रिप्रोड्यूस नहीं करें, ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स ही रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो क्या होगा। 100 साल बाद, 100 साल भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, 80 ईयर्स के बाद, क्योंकि आजकल जो लाइफ पीरियड रह गया वो 60 to 80 एवरेज लाइफ रह गया। ठीक है, तो 60 to 80 ईयर्स के बाद कोई बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बचेगा, तो क्या रहेगी अर्थ, कुछ भी नहीं। तो इसलिए लाइफ का कॉन्टिन्यूएशन के लिए वो रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज का प्रिजर्व होना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ह्यूमन जो वो भी एक स्पीशीज ही है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और किसी स्पीशीज की बात कर दें, अगर हम जैसे कोई एनिमल ही ले लीजिए, ठीक है, डॉग है, डॉग रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा, डॉग्स कहीं बचेंगे नहीं, सारी की सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी उसकी। तो स्पीशीज को प्रिजर्व करना, बचाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन जरूरी है। नेक्स्ट, रोल इन एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होती है वैसे वैसे एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन का मतलब आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हो, चेंजेस आते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस आते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो चिंपैंजीज से एवोल्यूट हुए हैं। ठीक है, तो चिंपैंजीज जो थे वो हमारे क्या थे, एंसेस्टर्स थे। तो क्या हुआ, धीरे 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 टाइम बदलता रहा, एनवायरनमेंट बदलता रहा, तो क्या हुआ, वो चिंपैंजीज से धीरे धीरे हम लोग ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही एवोल्यूशन, अगर हम अभी भी बात करते हैं, अपने ये ज़्यादा दूर नहीं जाते, 100-200 साल पहले ही चले जाते हैं, तो क्या थे, 100-200 साल पहले की बात क्या थी कि हम लोग जो टेक्निक्स थी, जो आजकल जो रेवोल्यूशन आया टेक्निक्स के अंदर, टेक्निकल रेवोल्यूशन जो आया, उसमें इतने ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही देख लीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आजकल स्मार्टफोन इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जबकि आजकल 4 साल का 2 साल का ही बच्चा इतने अच्छे से स्मार्टफोन यूज़ करता है। ये क्या हो रहा है, हमारी ये स्पीशीज में एवोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोल्यूशन। राइट, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो एवोल्यूशन नहीं आएगा।
तो ये तो हो गई इसकी नीड। अब अगर हम दोबारा से इसके मीनिंग पर जाएं तो हमने अभी भी बात करी कि जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? तो क्वेश्चन है कि क्या ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? क्या आप अपनी पेरेंट्स की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई देते हैं? जी नहीं, हम तो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया? हमें तो पूरे के पूरे फीचर्स मिले हैं, तो ऐसे कैसे हो गया? इसका आंसर है पहले तो बात नो। वाई की अगर बात की जाए तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग लिख सकते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है? ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन या कॉपिंग, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? डीएनए सुना हुआ है आप लोगों ने? यस, डेफिनेटली आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होगी, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? लेट अस डिस्कस। तो पहले हम बात करेंगे कि डीएनए क्या है, फिर हम बात करेंगे रेप्लिकेशन क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे कि एरर क्या होता है। तब आपको ये कंप्लीट लाइन समझ में आएगी, ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन या फिर कॉपी। तो डीएनए की बात करते हैं, हम सबको पता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ क्या है? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम से पहले आप लोगों को टीचर्स ब्लूप्रिंट देती है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि इस चैप्टर में से इतना आएगा, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का बनेगा और इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का बनेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज ऑल्सो अ ब्लूप्रिंट। किस चीज़ का ब्लूप्रिंट है? आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन आएगी, क्या क्या सेल्स होंगे, क्या क्या एंजाइम्स ट्रांसफर होंगे, वो सब रिकॉर्ड क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर बॉडी, या जो आपको मिलना है आपके पेरेंट्स से, ठीक है। अब ये डीएनए कहाँ होता है, कैसे होता है, तो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम जो हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल से। ये है एक लिविंग सेल, ठीक है। सेल को जूम करिए, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब हम न्यूक्लियस को जूम कर देते हैं। जब हम इस न्यूक्लियस को जूम करते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है? धागे से पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उलझे हुए धागे पड़े हैं, ठीक है। इन उलझे हुए धागों को हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। आप लोगों को ये नाम सारे ना ऐसे लग रहा होगा, हाँ जी हमने सुने हुए हैं, ये नाम सुने हुए हैं, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कौन सी चीज़ किसके अंदर है, कौन सी चीज़ कैसे यूज होती है। आपने सिर्फ क्वेश्चंस लर्न किए हुए हैं 9th में, है ना, बायो में क्वेश्चंस लर्न किए हैं। उस टाइम आप लोगों का माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि आप ये सब स्टेप्स समझ पाएँ। तो अब ये 10th है, 10th में आपको ये स्टेप्स समझने हैं सो दैट आप पूरा का पूरा चैप्टर समझ पाएँ, ठीक है। सेल जूम, न्यूक्लियस जूम, उसके अंदर क्या पड़ा था? एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उलझे हुए धागे, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। जैसे ही ये सेल डिवाइड होने लगता है, ठीक है, नया जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस होने लगता है, न्यू सेल डेवलप होने लगता है, तो ये जो धागे होते हैं ना, वो अपने आप को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यस, ये भी सुना लग रहा है ना? यस, इसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। जब इन क्रोमोसोम्स को हम जूम करते हैं, हमें दिखाई देता है इस तरीके से, ऐसे जिगजैग से ना चीजें दिखाई देती हैं। तो अब जब हम इन जिगजैग वाली चीजों को जूम करें, फिर हमें क्या दिखाई देता है? फिर हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। This is called DNA.
यानी कि यही एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, सब प्रोटीन्स, सब एंजाइम्स, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो आपकी बॉडी क्रिएट करती है, जो आपकी बॉडी बनाती है, किस तरीके से आपकी बॉडी शेप बनेगी, कैसे फीचर्स होंगे, वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। कैसे इसके अंदर है? इसको जब हम जूम करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है? जीन्स। क्या मिलते हैं? जीन्स। सुना सुना लग रहा है ना ये भी? यस, जीन्स। कहते हैं ना हमारे पेरेंट्स के जीन्स हैं हमारे अंदर, तो ये क्या है? ये जीन्स ही तो है, और एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स के ही जीन्स हमारे अंदर है। ठीक है, तो डीएनए हमारे अंदर कैसे इंफॉर्मेशन भेजता है? थ्रू बेसिक यूनिट कॉल्ड जीन्स। तो अब हमने बात तो कर ली डीएनए की, अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की। रेप्लिकेशन मतलब कि कॉपी क्या होती है, डीएनए कॉपी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बोला ये पेरेंटल सेल हो गया, ये न्यूक्लियस को, जब न्यूक्लियस यहाँ से स्टेप जब यहाँ आने लगा, है ना, मैंने क्या बोला था कि ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। कब करते हैं? किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन का मतलब है जैसे ही सेल हमारा डिवाइड होने लगता है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे ये तो बहुत सारे जिगजैग पाथ दिखाए मैंने, इसका तो एक जूम किया मैंने, राइट। तो ऐसे काफी सारी क्या बन जाती है? डीएनए की कॉपी बन जाती है। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारी डीएनए की कॉपी बन जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन। तो पेरेंट्स के ही डीएनए क्या करते हैं? अपने आप को जीरोक्स करते रहते हैं, कॉपी बनाते रहते हैं, जैसे हम लोग जीरोक्स करवाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरर की। तो क्या कभी जब आप अपना कोई भी पेपर लेके जाते हैं जीरोक्स करवाने के लिए, क्या वो एग्जैक्ट होता है? क्या वो ओरिजिनल के बिल्कुल एग्जैक्ट होता है? नहीं ना। अगर आप किसी का होमवर्क भी कॉपी करवाते, कलर्ड भी करवा लीजिए, तो भी टीचर बता देगी हाँ जी ये तो कलर्ड फोटोकॉपी है, कलर्ड जीरोक्स है, ये आपने अपने आप खुद नहीं लिखा हुआ है ना। तो क्या है, जीरोक्स में क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। सेम जब ये कॉपी कर रहा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग चल रही होती है, तब एरर आता है, डीएनए रेप्लिकेशन एरर आता है। वो कैसे आता है? तो हम कह सकते हैं मिस्टेक्स इन डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इन एरर इन डीएनए कॉपिंग कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं वेरिएशन। और ये क्यों होती है? सबसे पहली बात, रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ रीशफल होते रहते हैं, जिसकी वजह से जीन्स के अंदर डीएनए कॉपी जब हो रही होती है तो एरर आ जाता है, मिस्टेक आ जाती है। सेकेंडली, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट दोनों है, दोनों की वजह से क्या होता है? डीएनए में कॉपिंग में एरर आ जाता है। और क्या कह सकते हैं हम? एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, राइट। ये सब चीजें बहुत डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डीएनए में एरर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं वेरिएशन। दिस इज द वेरिएशन जो हम अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इनफैक्ट हम अपने सिबलिंग से भी डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो ये वेरिएशन कैसे होती है वो तो हम समझ गए कि हाँ जी हर बार क्रोमोसोम्स रीशफल हो रहे हैं, मेल फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कॉपी होते होते क्या हो रहा है? एरर आ रहे हैं, राइट। अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, फॉर बेटर सर्वाइवल। बेटर सर्वाइवल हम कह सकते हैं कि सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ तो मैं कहूँगी कि आज के एनवायरनमेंट में, आज के एटमॉस्फेयर में कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, स्टिल हम सरवाइव कर रहे हैं। पहले क्या था? पहले इतनी जो थी पॉपुलेशन भी नहीं थी, इतना पॉल्यूशन भी नहीं था, ठीक है, फिर भी बीमारियां हो जाती थी और फिर भी लोग की डेथ होती थी, महामारी आती थी, ठीक है। आज इतना सारा होने के बाद भी हम लोग जिंदा हैं, तो दिस इज बेटर सर्वाइवल। हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग है, राइट। हमारी कह सकते हैं हमारा ब्रेन एवोल्यूशन जो है वो और भी अच्छा है, राइट। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं जनरेशन टू जनरेशन। सिमिलरली टेम्परेचर कंडीशन की भी बात कर सकते हैं। 50, 60, 100 साल पहले की ही बात करूं मैं तो क्या था, इतनी गर्मी नहीं थी,
ठीक है। और जब थोड़ी गर्मी हो जाती थी लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाती थी। आजकल क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्टिल हम इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते जा रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारी अबाउट रिप्रोडक्शन, मीनिंग, नीड, और यहीं से हमने इस टॉपिक को खींच लिया कि ऑर्गेनिजम्स कैसे क्रिएट करते हैं अपनी एग्जैक्ट कॉपी। अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन एरर, ये जो हम बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, वन इज एसेक्सुअल, सेकंड वन इज सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल कौन सी होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, या हम कह सकते हैं यूनिपेरेंटल होती है, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस ऑर्गेनिजम्स में होती है? ये हो सकती है आपकी दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में। कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दोनों के दोनों में होती है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये ये यूनिपेरेंटल होती है, बट यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, टू ऑर्गेनिजम्स, राइट। ऑल्सो ये किसके अंदर होती है? ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर के अंदर होती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यूनिसेलुलर में किस टाइप की होती है और मल्टीसेलुलर में किस टाइप की होती है। यूनिसेलुलर के अंदर होती है सबसे पहले फ्यूजन, सेकेंड वन इज बडिंग। अभी हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। मल्टीसेलुलर के अंदर होती है फर्स्ट वन बडिंग ही होती है, सेकेंड वन स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो यूनिसेलुलर वन यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल होता है, यानी कि उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती होगी वो बहुत सिंपल होती होगी क्योंकि एक ही सेल है। मल्टीसेलुलर में क्या होता है? जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनकी जो थोड़ी सी जो रिप्रोडक्शन होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये सब हम कौन से ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, रियल में हम उन्हें नहीं देख सकते। तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर फर्स्ट, दैट इज फिजन। फिजन किसके अंदर होती है? कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है? तो फिजन अगर हम पढ़ें तो क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट होता है, ये डिवाइड होता है दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि सेम खुद के ही पार्ट्स जैसा, उसे हम बोलते हैं फिजन, ठीक है। फिजन हिंदी की बात करें तो होता है टूट जाना। अब कितने पार्ट्स में टूटता है? दैट डिपेंड्स। दो में टूटेगा तो हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, और दो से ज्यादा में टूट जाएगा तो हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। कैसे? बाइनरी फिजन का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है? सबसे पहले हमें पता है कि एक ऐसा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी शेप डिफाइन नहीं होती है, अनडिफाइंड शेप होती है, और इसके अंदर हो गया ये न्यूक्लियस। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। जब ये डिवाइड होने लगता है, कैसी शेप लेने लगता है? वो इस तरीके की शेप लेने लगता है। तो इसका ऐसे न्यूक्लियस भी ऐसे टूटने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट शेप आ जाती है इसकी ऐसी। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से डिफरेंट हो जाता है, एंड लास्ट वन ये इस तरीके से अलग और ये इस तरीके से अलग। इसे हम बोलेंगे पेरेंटल अमीबा, ये हो गए आपके डॉटर अमीबा, या पेरेंटल सेल, ये हो गए डॉटर सेल। तो इस तरीके से ये क्या है, स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है दो में। अब मल्टीपल फिजन का क्या एग्जाम्पल है? मल्टीपल फिजन है प्लाज्मोडियम, दिस इज ऑल्सो एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है प्लाज्मोडियम? ये एक ऐसा पैरासाइट है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। मलेरियल पैरासाइट हम इसको बोल सकते हैं, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो ये कैसे डिवाइड होता है, ये कैसे मल्टीपल फिजन होता है? इसके अंदर क्या होता है वही, ठीक है, और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है, पेरेंटल सेल डिवाइड सेवरल टाइम
ठीक है, बहुत टाइम ये क्या होता है एक दूसरे में, बहुत बार ये क्या होता है डिवाइड होते रहते हैं और बहुत सारी ऐसे न्यूक्लियस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे सेल्स ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ दिस इज न्यूक्लियस, ओके। और जैसे ही ये आगे फर्दर डिवाइड होता है तो एक एक चीज जो है वो बाहर निकल जाती है, इसे हम बोल सकते हैं डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, राइट। तो ये हो गया पेरेंटल सेल, ये छोटे 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 बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 में हुआ, यहाँ पे ये बहुत सारे में हुआ, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो आप एक बार डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो फिशन मतलब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स 2 में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी, जो 2 से ज़्यादा में हो जाए दैट विल बी कॉल्ड मल्टीपल फिशन। और क्या आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सेकेंड में एग्जाम्पल आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, थर्ड में हम लिख सकते हैं इसकी डायग्राम्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजन। नेक्स्ट आता है आपके पास बडिंग। बडिंग क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो बड लगते हैं, ठीक है। क्या होती है बडिंग, तो बडिंग को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। इनके पेरेंट ऑर्गेनिज्म तो रहता ही रहता है, उसके ऊपर क्या होने लगता है, छोटा सा नया ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लग जाता है, आउटग्रोथ, नया पार्ट निकलने लग जाता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और वो नया पार्ट ग्रो कर करके क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब कि मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद वो पार्ट अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यीस्ट में, अब यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। ये किस तरीके की होती है, आपको इस तरीके की दिखाई देगी, ये इसके अंदर न्यूक्लियस, ये है यीस्ट, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये ऐसे इसके ऊपर बड लग जाती है, तो ये छोटी सी आउटग्रोथ हो गई, इसकी छोटी सी बड लग गई। फिर क्या होता है, उसके ऊपर एक और बड लगने लग जाती है, इस तरीके से चेन बन जाती है इनकी बडिंग की। और जैसे वो मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद ये अलग अलग हो जाती हैं, फिर ये दोबारा से क्या बन जाएगा, यीस्ट बन जाएगा, दैट इज यूनिसेलुलर फंगस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी अभी बात करी कि ये हुई है हमारी किसके अंदर, यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर में, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर की बडिंग के बारे में, तो मल्टीसेलुलर में बडिंग किसमें होती है, ये तो हो गया यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल। मल्टीसेलुलर वाला होता है एग्जाम्पल हाइड्रा, दिस इज मल्टीसेलुलर बडिंग का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये किस तरीके का है, ये इस तरीके का है, मैं इसको ग्रीन से बनाती हूँ, तो ये ग्रीन कलर का होता है, इस तरीके से। और ये तो पेरेंट हो गया, जैसे ये आगे जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से इसकी बड शुरू हो जाती है, ठीक है। ये एक बड क्रिएट होनी शुरू होती है, बड फॉर्मेशन। और जैसे ये बड थोड़ी बड़ी होने लगती है वो बड इससे अलग हो जाती है, तो ये हो गया पेरेंट हाइड्रा, और ये जो बड थी ये इससे अलग हो गई, ये अपनी ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाती है, बड डिटैच हो गई, और ये हो गया आपका यंग हाइड्रा, ठीक है। तो ये हो गई बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट अब आपके पास आता है मल्टीसेलुलर और क्या शो करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, तो आप स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कह सकते हैं कि एक फंजाई जो ब्रेड के ऊपर डेवलप होती है, ठीक है। जैसे कि राइजोपस, राइजोपस आप कह सकते हैं कि ब्रेड मोल्ड्स भी हम इनको बोलते हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ब्रेड हमारी अगर काफ़ी देर तक पड़ी रहती है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के ऐसे हम कहते हैं शुरू तो जो हो जाती है ब्रेड मोल्ड्स की, उसे हम बोलते हैं राइजोपस, ठीक है, राइजोपस बोलते हैं। वो कैसे दिखाई देता है, इसको अगर हम जूम करते हैं तो इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे की तरफ थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं हाइफा, और जो ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे बनी होती है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक तरीके की बॉल्स होती हैं। अब ये जो बॉल्स होती हैं अगर ये टूटे
इसे हम बोलेंगे स्पोर सैक। अगर ये सैक, इसका पाउच टूट जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये छोटे 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 जो और आगे फर्दर गोलियां सी बनी हुई हैं, ये इसमें टूट जाएगा। ये आगे फर्दर जाके वो फिर से और हमारी ब्रेड खराब कर देंगे। तो हमें पता है कि पहले दिन अगर इतने से पार्ट में ग्रीन ग्रीन है, नेक्स्ट डे हाफ ब्रेड खराब हो जाती है और नेक्स्ट डे पूरी की पूरी ब्रेड खराब हो जाती है, राइट। तो ये इसका यही रीजन है, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं ये एक दूसरे के साथ। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स की फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर्स? ये वाले स्पोर्स जो छोटे छोटे जो इसको खराब करते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड कॉल्ड राइजोपस। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? तो फ्रेगमेंटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ब्रेक करना 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में, एंड ईच ऑफ विच ग्रोइंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और हर पार्ट जो है वो फिर से एक नए और इंडिविजुअल में बन जाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं स्पाइरोगेरा। अब ये कहाँ मिलता है? हम कह सकते हैं कि पॉन्ड्स में, लेक्स में जो डार्क ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, उसको हम कलेक्ट करें अगर वाटर को, तो एक जाला जाला से क्रिएट होता है, सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वो जो सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके स्पाइरोगेरा के सेल्स। ये कैसे फ्रेगमेंट्स में, कैसे लेयर्स में कन्वर्ट होता है, इसका हम डायग्राम देखते हैं। तो ये है आपका फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगेरा। कैसे हो रहा है? ये है एक सिलेंड्रिकल सेल। आप कह सकते हैं कि अगर आपने पॉन्ड या फिर लेक में से अगर आपने डार्क ग्रीन कलर का वाटर कलेक्ट करा है, उसको अगर आप स्लाइड्स पे रखते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल सेल्स दिखाई देंगे, और जब वो डिवाइड होने लगते हैं वो क्या होता है, खुद को कट कर लेते हैं न्यू पार्ट्स में, न्यू फ्रेगमेंट्स में, और वो जो फ्रेगमेंट्स होती हैं वो फिर से न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगेरा। नाउ आफ्टर फ्रेगमेंटेशन अब हम बात करते हैं व्हाट इज रीजनरेशन। नाउ रीजनरेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन क्या है कि अगर एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हम कट कर दें और हर पार्ट से हमें दोबारा से वही ऑर्गेनिज्म मिल जाए, उसे हम बोलेंगे रीजनरेशन। अब आपको लगेगा भाई फ्रेगमेंटेशन भी तो ऐसा ही था, but there is a lot of difference। कैसे? फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा था ये एक प्लांट किंगडम था, ये प्लांट्स में हो रहा था, बट यहाँ जो एग्जांपल है दैट इज हाइड्रा एंड प्लूमेरिया, ये सिंपल एनिमल्स हैं, एनिमल्स कट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको शो करती हूँ डायग्राम में, तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा क्या है? ये एक बॉडी ऑफ हाइड्रा कट इनटू पीसेस। जब हमने इसके 3 पीसेस में कट कर दिया, ये अलग और ये अलग डेवलप हो गया, और अगेन जो बॉडी थी फिर से ये कैसे बन गई? हाइड्रा जैसे बन गई। सेम अगर हम प्लेनेरिया की बात करते हैं तो प्लेनेरिया को हमने 3 पार्ट्स में कट करा और हर पार्ट जो है वो दोबारा से प्लेनेरिया की तरह डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सिंपल एनिमल्स, और ये एनिमल्स कट हुए हैं और दोबारा से ही अपने पेरेंट एनिमल की तरह दिख रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रीजनरेशन। ठीक है, सो ये एसेक्सुअल के अंदर जितने भी पार्ट्स थे वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं या हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, लेट अस डिस्कस। तो हम बोलते हैं इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, कैसे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर जो प्लांट बॉडी होती है उसमें से हम क्या लेते हैं, या तो रूट या स्टेम या लीफ, और वो डेवलप होती है न्यू प्लांट्स में। आपको पता ही होगा काफी सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी हम रूट को लेते हैं और उसको हम सॉ करते हैं सो दैट नया प्लांट आ सके। कईयों के हम सीड्स लेते हैं, कईयों के हम स्टेम्स लेते हैं और कईयों के हम लीव्स भी लेते हैं, राइट। तो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये कितने टाइप की होती है? ये होती है 2 टाइप की। तो नेचुरल कौन सी होती हैं? जो नेचुरली होती हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल जो होती हैं, जो मैन मेड होती हैं, जो हम लोग खुद करवाते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, नेचुरली कैसे हो सकती हैं? जैसे कि जो रूट से ग्रो होती हैं, जो स्टेम से ग्रो होती हैं, ठीक है, जो लीफ से ग्रो होंगी। जैसे सबका एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको डायग्राम्स भी दिखाती हूँ मैं।
तो जैसे हम देख सकते हैं रूट से कौन सी हो रही है, फर्स्ट वन इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है, शक्करकंदी होती है, तो उसकी हम रूट्स लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट इज दहलिया, ठीक है, दहलिया एक टाइप का फ्लावर होता है, ये भी हम देख सकते हैं रूट से डेवलप होता है। नेक्स्ट हम आती है स्टेम से कौन सी डेवलप होती है, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेम से। स्टेम से हम बोलते हैं रनर भी बोलते हैं इसको, जैसे कि ग्रास होती है। ग्रास कैसे डेवलप होती है, स्टेम टू स्टेम जो होती है, ठीक है। तो ये हो गई वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल जो स्टेम से हो रही है, एग्जाम्पल इन ग्रास। और हम स्टेम्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जिंजर होती है, राइट, उसमें नोट्स आ जाते हैं, बर्ड्स हो जाती हैं उसकी, तो फिर वो आगे फर्दर ग्रो करती हैं। इसकी जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, ये हम देख सकते हैं जिंजर के अंदर जो अंडरग्राउंड होती हैं, पोटैटो में होती हैं, अनियन में होती हैं, जो अंडरग्राउंड होती हैं, राइट। अब हम देखते हैं लीफ में कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, लीव्स में हम देख सकते हैं बड लग रही है, कैसे, ब्रायोफेलम, ठीक है, ब्रायोफेलम, बिगोनिया, ये इस टाइप के जो लीव्स हैं जिनके ऊपर बड लगती है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट आती है आपके पास आर्टिफिशियल कैसे होती है, यानी कि मैन मेड। अब मैन क्या करता है, मैन क्या करता है, प्लांट्स को कट करता है, प्लांट कर देता है, दैट इज कॉल्ड कटिंग, ठीक है। उसकी लेयरिंग करता है, या हम कहते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कटिंग से हमें सीधा सीधा पता चलता है कि हम स्टेम को कट करते हैं, वो लगा देते हैं, या अगर हम किसी चीज को, लीफ को कट करेंगे, लीफ प्लांट कर देंगे, रूट को कट करेंगे, रूट प्लांट कर देंगे, ठीक है, दैट इज कटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, हमने किसी प्लांट की स्टेम को कट किया और उसको हमने सॉ कर दिया सॉइल के अंदर। अब फिर थोड़े टाइम बाद क्या डेवलप करने लगी, वो रूट्स डेवलप करनी, यानी कि एक प्लांट डेवलप हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। ऐसे ही रूट कटिंग होती है, और ऐसे ही क्या होती है, लीफ कटिंग होती है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्लांट लेते हैं, प्लांट की स्टेम को बिना डिटैच किए, बिना कट किए उसको नीचे की तरफ खींचते हैं और ऐसे अटैच कर देते हैं, और यहीं पर ही उसको सॉइल के अंदर सॉ कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये अपने आप यहीं पर सॉ होती रहती है, और ये प्लांट अलग से ग्रो हो जाता है। ये अलग से इस तरीके का प्लांट फिर से क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। हमने कैसे याद रहेगा, हमने एक लेयर पकड़ी प्लांट की और उसी को ही सॉ कर दिया विदाउट कटिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेयरिंग, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आता है ग्राफ्टिंग। नाउ ग्राफ्टिंग क्या होता है, जिसमें हम एक पार्ट जो स्टेम होती है हम दूसरे प्लांट की लेते हैं, रूट जो होती है वो हम दूसरे प्लांट की लेते हैं। हम कह सकते हैं ये भी स्टेम है, ये भी स्टेम है, बट ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। अपर पार्ट किसी और प्लांट का लिया, लोअर पार्ट हमने किसी और प्लांट का लिया, और दोनों को हमने ऐसे बांध दिया, और ये क्या है, सॉ है। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा, जैसे जैसे इसको नरिशमेंट मिलती रहेगी, इसमें से ग्रो करेगा, जैसे वो ग्रो करेगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और जो नई ब्रीड आएगी वो होगी इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्कायन, इसको नीचे वाले को हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। और इसको जब हम बांध देते हैं, जो नई वैरायटी आती है वो आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू ग्राफ्टिंग। इसके एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि जो मैंगो है, एप्पल है, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो इस तरीके से ग्राफ्टिंग से ही होते हैं। हम कहते हैं ना ऑरेंज की कितनी सारी ब्रीड्स हैं, वो कैसे आई हैं, वो इसी तरीके से ही ग्राफ्टिंग को डाई हाइब्रिड करके, मोनो वैसे हाइब्रिडाइजेशन करके, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसकी मिक्स मैक्स क्रॉसिंग करके इस तरीके से डेवलप होती हैं। इससे क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो जाती है वैरायटी की। सो ये था कंप्लीट अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े और प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे दो चीज़ों की। एक हम बात करेंगे फ्लावर्स में कैसे होती है, और एक हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।